ओके, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि बेयर मिनिमम लाइंस ऑफ कोड जावा में कितना रिक्वायरमेंट होता है। जावा हेलो वर्ल्ड। ओके ओके, ठीक है। तो पहला है, हम क्या करेंगे, जावा में जो भी आप कोडिंग लिखोगे, ठीक है, क्लास में लिखना पड़ेगा। क्लास क्या है मैं आगे बताऊंगा, क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या है। लेकिन अभी बिगनिंग में हो, तो जो भी आप इंस्ट्रक्शंस लिखोगे क्लास के अंदर लिखना पड़ेगा। तो आपको एक क्लास का नाम देना है, ठीक है। क्लास का नाम देना है, सपोज दे दिया मैंने स्टूडेंट, ठीक है। क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट क्लास, ठीक है। कोई भी क्लास दे सकते हो, मैं यहाँ पे स्टूडेंट देने के अलावा हेलो दे देता हूँ, हेलो, हेलो क्लास। उसके बाद क्या करोगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट एंड करोगे। इन दोनों के बीच में आपको लिखना क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग स्ट्रिंग आर्क्स, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे ये लिखना है, एंड एंड में आपको यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, इसके अंदर हेलो वर्ल्ड, ठीक है। दिस इज द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर राइटिंग द हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड आप कोई भी प्रोग्राम अभी स्टार्ट करोगे लिखना, ठीक है। अभी आप बिगनिंग में हो, मैं अभी क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि क्लास एंड ऑब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड जावा के अंदर आप जो भी कोडिंग लिखोगे व जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखोगे, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, क्लास के अंदर ही लिखना पड़ेगा। विदाउट क्लास इट कैन टू वर्क, काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला जो क्लास का नाम क्या है, हेलो, क्लास का नाम क्या है, हेलो। उसके बाद तो उस क्लास के बाद जो आपका एक स्टेटमेंट लिखा गया है, जो इंस्ट्रक्शंस लिखा गया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मैं क्या बोल रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ऑलरेडी जो कोडिंग किए होंगे उसको थोड़ा थोड़ा आइडिया आया होगा। जो नहीं किए पहले बिगनर हैं, इसको ध्यान से सुनो। पब्लिक क्या है, पब्लिक को हम बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। इसका मतलब है, अगर ये जो पर्टिकुलर मेन है, यहाँ पे आप जो मेन देख रहे हो, ये जनरली हम बाहर से एक्सेस कर सकते हैं क्या, बाहर से मतलब क्या, एक क्लास को दूसरे क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, व एक पर्टिकुलर पैकेज के अंदर दूसरे पैकेज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आपका मतलब इधर उधर हुआ तो पूरा खत्म, क्योंकि बिगिनिंग स्टेज में बहुत सारा पॉइंट्स है, आपको उसी चीज को याद रखना है हमेशा। तो पहला चीज हमेशा याद रखो, जावा में हम जो भी क्लासेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसको हम पैकेजेस के अंदर डालते हैं। किसके अंदर, पैकेजेस के अंदर। सपोज मैंने पैकेज दिया ए, ठीक है, जिस पैकेज का नाम है ए पैकेज, ठीक है, ए पैकेज। ये जो ए पैकेज है, इस ए पैकेज के अंदर मेरा हेलो क्लास नेम है, हेलो क्लास नेम। अभी आपके माइंड में आ रहा होगा सर क्लास नेम क्यों देते हैं, ठीक है। क्लास नेम क्या है, जनरली जावा जो बिलोंग करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बिलोंग करता है, उप्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, उप्स, ऑब्जेक्ट, हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओके। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। हम एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तब बोलेंगे जब ये सेटिस्फाई करेगा क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड्स, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन। उसके बाद ये सारा चीज़ अगर करता है, जो रीयूजेबिलिटी, बाइंडिंग कंसेप्ट, ये अगर सारा कंसेप्ट को एक जगह पे इम्प्लीमेंट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि आगे पढ़ोगे। लेकिन मैं अभी आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, उन दोनों के अंदर को रिलेशन बताऊंगा। ध्यान से सुनो, ठीक है, मैं एक एक लाइन करके बता रहा हूँ, तो समझ में आ गया। तो क्लास क्या है,
क्लास जनरली एक टेम्पलेट है। क्लास क्या है? क्लास इज ए टेम्पलेट और गिव्स ए abstract व्यू फॉर द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। क्लास इज ए टेम्पलेट, okay, and gives abstract view for object creation। ठीक है, क्लास क्या है? एक टेम्पलेट है, आपको एक abstract व्यू देता है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। अभी ऑब्जेक्ट क्या है? अभी माइंड में आपका आ रहा है ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है, आपने तो सर डेफिनेशन बता दिया, क्लास इज ए टेम्पलेट एंड ऑल्सो गिव ए abstract व्यू द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो ये रियल वर्ल्ड में कैसे काम करता है देखो। तो ऑब्जेक्ट पहले समझ लो, उसके बाद आपको क्लास के बारे में भी समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे आपको एक रियल वर्ल्ड का एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आप लोगों का अभी जावा क्लास स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, पहले एक क्लास हो गया था, आज एक क्लास हो रहा है। जब आपका जावा क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग को कुछ बताया गया होगा कि हाँ क्लास ऐसा रहेगा, ये सर करेंगे एंड ये कोर्सेज के अंदर है, ये सारा चीज़ जो ये आपके माइंड में जो एब्स्ट्रैक्ट व्यू क्रिएट हुआ ना, दिस इज कॉल्ड ए क्लास। आपका क्लास अभी तक नहीं हुआ था। जब तक क्लास एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, आपके दिमाग के अंदर जो व्यूज क्रिएट हो रहे थे, जो इमेजिनेशन क्रिएट हो रहा था, जो थॉट्स क्रिएट हो रहा था उसी के रिलेटेड, तो दैट्स आर पॉइंट्स आर कॉल्ड ए क्लास। क्लास है, लेकिन उस क्लास का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आपका दिमाग के अंदर वो थॉट है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन एग्जिस्टेंस कब हुआ? जो जो चीज़ आपको बताया गया था कि हाँ इस दिन क्लास होगा, जो जो चीज़ बताया गया था, तो जब वो क्लास का रियल टाइम पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ, मतलब जब उस क्लास का रियल टाइम में एग्जिस्टेंस हुआ, ठीक है, जब आपने अभी क्लास स्टार्ट की, तो उस चीज को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जब तक एग्जिस्टेंस नहीं होगा, एंड दैट एग्जिस्टेंस इज बिलोंग्स टू द लॉजिकल एंड फिजिकल। तो ऑब्जेक्ट जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये दो सेक्शन को, दो कैटेगरी को डिवाइड करता है। एक लॉजिकल सेक्शन हो सकता है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है। लॉजिकल ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे आप ये सॉफ्टवेयर देख रहे हो, पेंट, ये जो पेंट देख रहे हो ना, दिस इज ए सॉफ्टवेयर। तो ये जो सॉफ्टवेयर देख रहे हो, ये मैं इसको टच नहीं कर सकता, ये एक इनटेंजिबल है। अगर मैं इसको टच नहीं कर पा रहा हूँ, ये जो इनटेंजिबल है, मैं इसको फील कर सकता हूँ एंड यहाँ पे जो भी काम है उसको भी कर सकता हूँ। जैसे मुझे एक टेक्स्ट लिखना है, कलरिंग करना है, इरेज करना है, पेंट करना है, ये सारा चीज़ मैं कर सकता हूँ। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए ऑब्जेक्ट। एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है। तो ऑब्जेक्ट को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, जिसको हम रियल वर्ल्ड में बोलते हैं एंटिटी। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? एंटिटी बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? एंटिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट का अलग सा नाम क्या है? इसको हम जनरली बोलते हैं एंटिटी। याद रखना, ऑब्जेक्ट एंड एंटिटी के अंदर कोई डिफरेंस है, ओनली डिफरेंट नेम है, इज इक्वल टू एंटिटी, ठीक है, एंटिटी। तो ऑब्जेक्ट का दो तरीके के हम ऑब्जेक्ट देखते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर, दो तरीके का ऑब्जेक्ट, एक लॉजिकल, एक है फिजिकल। फिजिकल का मतलब क्या है? जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, आपको टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। जैसे आपके आंखों के सामने जितने सारे आपको दिखाई दे रहा है, जो फील कर सकते हो, टच भी कर सकते हो, दैट्स आर ऑब्जेक्ट। एवरीथिंग, आप जहाँ पे अभी आप क्लास कर रहे हो ना, जिस जगह पे क्लास कर रहे हो, वहाँ पे जो भी चीज़ आपके आंखों के सामने है, अगर उसको आप टच कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, हाँ ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, मैं टच भी कर पा रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड एज ए फिजिकल ऑब्जेक्ट। लॉजिकल ऑब्जेक्ट क्या है? आप उसको टच नहीं कर पा रहे हो, लेकिन देख पा रहे हो, जान पा रहे हो, काम कैसे हो रहा है, सब कुछ पता हो रहा है। एंटायर वर्ल्ड में जितने सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैं एंड जो चीज़ आप फील कर पा रहे हो, वो सारा चीज़ आपका हो रहा है लॉजिकल ऑब्जेक्ट। लेकिन काम भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि हम जैसे एयर है, ठीक है, एयर को हम नहीं बोल सकते एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, हम उसको एक्सेस तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे देख भी नहीं पा रहे हैं, कुछ एग्जिस्ट, मतलब कहाँ पे एग्जिस्ट करता है हमको पता ही नहीं है। एग्जिस्ट अगर करता है तो देन कॉल्ड एज ए ऑब्जेक्ट, अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, नॉट कॉल्ड एज ए ऑब्जेक्ट। हम जब ब्रेथिंग करते हैं तब जाके पता चलता है हाँ एयर हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है, हीलिंग एंड जो कि एक्सेल हम जो करते हैं, ठीक है, तो उसको इसलिए हम एयर को नहीं बोल सकते एज ए ऑब्जेक्ट। लेकिन बाकी जो आपके आंखों के सामने जो फील कर पा रहे हो, टच कर पा रहे हो, जान पा रहे हो, ये कि एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट्स कॉल्ड ए ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे दो तरीके के ऑब्जेक्ट आते हैं एंड ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का पीछे किसका हाथ है? क्लास का हाथ है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का ऑन बैक साइड किसका हाथ रहे, व किसका रोल है? क्लास का। अगर क्लास एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ऑब्जेक्ट आप सोच लो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि क्लास से ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होने का, एक कौन सा टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये पता चलता है। जैसे मैंने अभी बोला,
आपका क्लासेस स्टार्ट नहीं हुआ था जावा क्लासेस, उससे पहले आपका माइंड में जो थॉट प्रोसेस क्रिएट हुआ था, जो माइंड में जो जो क्वेश्चंस आपका रेज हो रहा था, दीज आर कॉल्ड ए क्लास। आप बोलोगे उसको क्लास, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं किया है अभी तक, आपका रियल वर्ल्ड में क्लासेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है। जब जिस दिन क्लास स्टार्ट हुआ एंड जिस दिन आप फेल कर पा रहे हो, आज आज हमारा क्लास हुआ, ये सारा चीज पढ़े और जिस तरीके से बोला गया था वो कुछ मैच किया, ठीक है, तब जाके आप बोल लो ऑब्जेक्ट इज एग्जिस्ट। तब तक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर कोरिलेटेड। अगर क्लास है तो उसका एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू क्रिएट होगा। कौन सा व्यू? एब्स्ट्रैक्ट व्यू। ये जो यहाँ पे मैं पॉइंट लिखा हूँ, दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट व्यू। हमेशा याद रखो ये पॉइंट्स, दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट व्यू, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट व्यू, एब्स्ट्रैक्ट व्यू। ओके, एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू देता है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के लिए। समझ में आ गया क्या देता है? एब्स्ट्रैक्ट व्यू फॉर द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो अभी किसी का डाउट है? नहीं, ओके, हाँ है किसी का? ओके, ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हेलो। अभी हम यहाँ पे पहुंचते हैं हेलो के ऊपर। ठीक है, सर ने तो अब बताया कि हाँ इसका तो ये होना चाहिए, ये होगा तब जाके होगा। ठीक है, तो अभी मैं जो क्लास लिया हूं ना, इस क्लास का कहीं पे ऑब्जेक्ट नहीं है। याद रखो, इस क्लास का कहीं पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सर ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है? आपने जो कोड के अंदर तो कहीं पे ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास तो पता चल गया कि आपने कीवर्ड यूज किए क्लास एंड उसके सामने नाम दिए हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट आप कहाँ पे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये कैसे पता चलेगा? मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ। अभी यहाँ पे एक दूसरा क्लास बनाता हूँ, ठीक है, एक दूसरा क्लास बनाता हूँ, CLASS, क्लास स्टूडेंट। ठीक है, एक क्लास बना दिया स्टूडेंट। इसके अंदर मैंने यहाँ पे इस तरह का मैंने कर दिया, यहाँ पे प्रॉपर्टी डाल दिया रोल। ठीक है, ये मत जाओ कि ये रोल क्या है, ये सारा चीज क्या है, मैं ओनली आपको समझा रहा हूँ, आगे ये सारा चीज आएगा, अभी ओनली ध्यान से सुनो। इंट रोल एंड उसके बाद नेम। ठीक है, हो गया? तो ये क्लास है, ठीक है, एंड ये जो क्लास है आप देख रहे हो उसका नाम है स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट के अंदर दो प्रॉपर्टी है, इंट एंड रोल। ठीक है, रोल सॉरी इंट रोल एंड स्ट्रिंग नेम, ये दो प्रॉपर्टी, उसका रोल नंबर एंड नेम। ठीक है सर, क्लास तो हो गया, अभी ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा? तो आपको करना क्या क्या, ये क्लास के अंदर आपको जो कि आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इस क्लास के अंदर तो मैं थोड़ा सा बाहर कर रहा हूँ, क्लास के अंदर ही करना है, क्लास के बाहर कुछ नहीं करना है। ठीक है, लेकिन आप अभी समझ रहे हो, मैं जब कोडिंग के अंदर जाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि कैसे ये पूरा काम हो रहा है। अभी आप ओनली अंडरस्टैंडिंग करो। तो मैं आपको डायरेक्टली दिखा रहा हूँ ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये जो क्लास हेलो है, ये जो क्लास हेलो है, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो विदाउट ऑब्जेक्ट क्लास कैसे रन कर रहा है? ये भी एक पर्टिकुलर जावा का अपना कोर स्ट्रक्चर है, जो कि कोडिंग के अंदर हेल्प करता है। विदाउट ऑब्जेक्ट के अंदर आप काम कर सकते हो, क्योंकि देखो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो मेमोरी एलोकेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का जो भी प्रॉपर्टी है मेमोरी में स्टोर होगा। अगर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कैसे मेमोरी में कैसे स्टोर होगा? ये नहीं हो सकता। तो इस वजह से आप जो क्लास हेलो देख रहे हो, बिना ऑब्जेक्ट में ये काम कैसे हो रहा है? ठीक है, यहाँ पे जो स्टैटिक कीवर्ड है ना, इसका महत्व अभी समझाऊंगा कि स्टैटिक कीवर्ड क्यों यूज होता है विदाउट ऑब्जेक्ट। इसलिए मैं पहले आपको बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट क्या है। अभी यहाँ पे देख रहे हो क्लास है, आपको समझ में आ गया, ये एब्स्ट्रैक्ट व्यू दे रहा है। इस एब्स्ट्रैक्ट व्यू से मुझे क्रिएट क्या करना है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो क्रिएट कैसे होता है, ध्यान से देखो। पहले क्लास का नाम दोगे, क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट। उसके बाद उस क्लास का एक रिप्रेजेंटेटर होगा जो कि क्लास को प्रेजेंट करेगा, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंस्टेंस। उसके बाद न्यू दोगे, न्यू इज द कीवर्ड फॉर द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। उसके बाद स्टूडेंट लिखोगे, न्यू इज द कीवर्ड फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। उसके बाद स्टूडेंट लिखोगे, सेमीकोलन दोगे। ठीक है, तो इतना लिखना पड़ेगा एक लाइन। इस एक लाइन से ही आपका ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट किया। जो क्लास बोल रहे हो ना, जो पर्टिकुलर क्लास से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, वो भी एग्जिस्ट हो गया। मतलब हम जो भी बोल रहे थे क्लास के अंदर, ये जो रोल और नेम, ये भी एग्जिस्ट कर गया बिकॉज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो क्लास का कोई वैल्यू ही नहीं है, एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट एस लिखा एंड इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, इस न्यू स्टूडेंट के अंदर दिस इज कॉल्ड, ये जो दो आप देख रहे हो न्यू स्टूडेंट, ये पूरा, ये एंटायरली, ठीक है, इसको हम जनरली बोलते हैं ऑब्जेक्ट। याद रखो, दिस इज कॉल्ड योर ऑब्जेक्ट। ये पूरा याद रखो, दिस इज योर ऑब्जेक्ट।
ठीक है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। एंड ये जो देख रहे हो यहाँ पे, ये जो एस, दिस इज योर रेफरेंस और इंस्टेंस, इसको क्या बोलोगे, इंस्टेंस और इंस्टेंसिएशन। इंस्टेंस किसका, इस ऑब्जेक्ट का। तो हम इसको क्यों क्रिएट कर रहे हैं, हम इसको क्यों क्रिएट कर रहे हैं, देखो हम हर जगह पे ऑब्जेक्ट को यूज करके काम नहीं कर सकते। ये जो न्यू स्टूडेंट करके जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, काम नहीं कर सकते। हमको काम करना है क्या, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जगह पे किसी दूसरे को यूज करके हमको काम करना है। जो भी ऑपरेशन काम होगा, जो भी मैथमेटिकल काम होगा, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग काम होगा, उस ऑब्जेक्ट को यूज, उस ऑब्जेक्ट के बिहाफ में जो खड़ा हुआ है उसको यूज करेंगे। दैट इज कॉल्ड ए इंस्टेंस और इंस्टेंसिएशन। इंस्टेंसिएशन, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंस और इंस्टेंसिएशन। समझ में आ गया। अगर मुझे उस रोल नंबर पे कुछ डाटा असाइन करना है, ठीक है, मैं आपको अभी ओपनली बता रहा हूं, जब कोडिंग करूंगा अच्छे से बताऊंगा कि क्या है। अभी आप समझो ओनली, और कुछ और कोई भी क्वेश्चंस माइंड में जनरेट मत करो, सर ऐसे क्यों लिखा गया, यहाँ पे लिखने से क्या होता है, वहां पे लिखने से क्या होता है। अभी आप बिगिनिंग स्टेज में हो, थोड़ा कोडिंग करते जाओ, तब जाके आपके माइंड में जो क्वेश्चंस जनरेट हो रहा है ना, वो आंसर धीरे धीरे करके मिलेगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखो, मैं अभी क्या करूंगा, ये जो रोल है उसमें मैं डाटा असाइन करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, उस इंस्टेंस के वजह से डाटा असाइन कर सकता हूं। तो मुझे क्या करना है, पहले इंस्टेंस को पिक करना है, एस, उसके बाद डॉट ऑपरेटर यूज करना है। डॉट ऑपरेटर का काम यहाँ पे क्या है, मैसेज पासिंग करेगा, कनेक्ट करेगा किसको, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को जिसका नाम है रोल। ठीक है, जिसका नाम है रोल, उस प्रॉपर्टी को कनेक्ट करेगा। तो क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टी लिखा है, जो क्लास के अंदर हम जो फीचर लिखे हैं उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को, हम उसको प्रॉपर्टी बोल सकते हैं और डाटा मेंबर भी बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी और डाटा मेंबर। तो एक मेंबर को हम वहां पे लाए, भाई यहाँ पे लाए, एंड उसमें कुछ डाटा असाइन किए जस्ट लाइक दिस, ये है रोल नंबर। उसके बाद अगर मुझे उसका नेम असाइन करना है, नेम, ठीक है, इक्वल टू, मुझे यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिखना है, ठीक है, दिस इज योर नेम। तो मैंने क्या किया, क्लास का जो प्रॉपर्टी का जो मेंबर है उसको मैंने डायरेक्टली डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस किया, इनिशियलाइज किया। ठीक है, अभी मुझे क्लास का जो भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, मैं डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस करूंगा। ठीक है, समझ में आ गया। दिस इज द सिंपल वे टू हाउ टू डिक्लेयर द क्लास, हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, how to utilize the particular properties of that particular class or members of that class। समझ में आया क्लास क्या है। एंड विदाउट क्लास जावा के अंदर कोई भी कोडिंग कर नहीं सकते, बिकॉज जावा इज बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन जो फंक्शनलिटी है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कोई भी कोड नहीं लिख सकते। सी प्लस प्लस के अंदर हम कुछ कोडिंग कर सकते थे बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, लेकिन जावा में ये पूरा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट यहाँ पे रिवॉल्व हुआ है। लेकिन एक चीज है, बहुत सारे लोग बोलते हैं जावा इज ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आप बोल सकते हो जावा इज ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बिकॉज विदाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कोई भी तो कोडिंग लिख नहीं सकते। लेकिन मेरा यहाँ पे थोड़ा सा थॉट्स डिफरेंट है। जावा को हम जनरली प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं, लेकिन कुछ जगह पे ये प्योर काम नहीं करता। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे रोल है, नेम है, ये दोनों प्रॉपर्टी है, डाटा मेंबर है, ये दोनों ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, रोल एंड नेम बोथ आर नॉट ए ऑब्जेक्ट। जो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होते हैं, जैसे स्मॉल टॉक हो गया, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो स्मॉल टॉक, तो ये जनरली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड इन एज ए ऑब्जेक्ट। जो भी वहां पे कोड लिखोगे ना, विदाउट ऑब्जेक्ट में काम नहीं होगा। तो आपको वहां पे ऑब्जेक्ट के थ्रू ही प्रेजेंट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ चीज बिना ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करना पड़ रहा है, जो कि रोल प्रॉपर्टीज है। अभी आगे पढ़ोगे भी और बहुत सारा चीज जो कि बिना ऑब्जेक्ट के थ्रू भी चल रहा है। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को एग्जीक्यूशन करना है, जो मेंबर्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होता है, उसको एग्जीक्यूशन करना है रियल वर्ल्ड के अंदर, तो हमको ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, बिना ऑब्जेक्ट में काम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन सारा चीज को हम यहाँ पे, सारा इंफॉर्मेशन को यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर फिट रिवॉल्व नहीं कर रहे। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो मेरे हिसाब से इसको मैं जनरली बोलता हूँ इज ए सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, नॉट प्योर। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बोला जाता है इज ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो आप देखोगे सिचुएशन के हिसाब से जो बोलना चाहोगे बोल सकते हो, लेकिन आपको मैंने प्रूफ दिखा दिया।
अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है तो एवरीथिंग विल बी रिप्रेजेंटेड एज ए ऑब्जेक्ट, मतलब रोल को भी आपको ऑब्जेक्ट के तरीके से लिखना पड़ेगा। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो रोल को भी वैसे लिखना पड़ेगा। इंटीजर रोल इक्वल टू न्यू इंटीजर, इंटीजर आपका यहाँ पे एक क्लास हो गया। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे एक क्लास है कि नहीं, यहाँ पे आप जो देख रहे हो स्टूडेंट एक क्लास को बिलोंग करता है, उसी तरह का इंटीजर भी एक क्लास को बिलोंग करेगा। एंड स्ट्रिंग तो यहाँ पे जो डिक्लेरेशन हुआ है ये ऑलरेडी एक क्लास है, लेकिन इंट क्लास नहीं है, इंट एक डाटा टाइप है। तो डाटा टाइप क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, ये आगे हम देखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये था आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अभी हम यहाँ पे आते हैं, जो हमारा मेन कोड था, ठीक है, जो हमारा मेन पर्पस था, जो कि हम अभी इस पर्टिकुलर कोड को टारगेट करेंगे। ये क्या लिखा है, ठीक है। अभी तो समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्या होता है। मैं कोड रन करके दिखाऊंगा, पहले हेलो वर्ल्ड समझ लो, उसके बाद ये सारा क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हो गया आइडिया? तो अभी हम देखते हैं क्लास, ठीक है। क्लास का नाम क्या है, हेलो। हमेशा याद रखना, जब भी क्लास का नाम आप दे रहे हो, बिगिनिंग कैरेक्टर व लेटर शुड बी द अपर केस, ठीक है, अपर केस में होना चाहिए, नहीं तो कैमल केस में कर सकते हो। आपका एक स्नेक केस भी है, ठीक है, पास्कल केस भी है। स्नेक केस, पास्कल केस, कैमल केस का क्या मतलब है, ये जनरली हम जो नाम देते हैं उस जो नाम के बैकग्राउंड में ये कैसे उसका डिजाइन करना है, ठीक है। कैमल केस को किसको बोलते हैं, अगर आप इस तरह का लिखते हो कैमल केस बोलते हैं, कैमल। क्योंकि इंडस्ट्री में आपको ये देखेंगे कि किस तरह का आप राइटिंग कर रहे हो। आप एक वेरिएबल का नाम दे रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हो रोल, कोई बोलेगा सर रोल क्यों लिखे हो, रोल नंबर लिखो। जैसे नेम लिखा हूँ, नेम किसका है, स्टूडेंट का है। अगर अगर एम्प्लॉय का होता है तो नेम किसका होगा, एम्प्लॉय का होगा। अगर वहाँ पे कस्टमर होता है तो नेम किसका है, कस्टमर का है। आपको तो पता चल रहा है नेम, लेकिन जब आप काम करोगे वो नेम किसका है, जब आप आपका 2-3 क्लासेस को रिलेटेड हो जाएगा, 2-3 क्लासेस का रिलेशन क्रिएट होगा, कनेक्शंस होगा, तो तब जाके आपका उसी नेम को क्रिएट होगा प्रॉब्लम। क्योंकि नेम क्या किसका, कस्टमर का, एम्प्लॉय का, या स्टूडेंट का, या फैमिली मेंबर का, किसका, ठीक है। तो इसलिए हमेशा याद रखना है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। तो 3 फॉर्मेट है, एक कैमल केस है, जो देखो कैसे लिखते हैं। कैमल केस के अंदर हम जनरली कैमल केस में जैसे हम आप इस तरह का लिखेंगे, जैसे एक लिखते हैं स्टूडेंट नेम, दिस इज योर कैमल केस। बीच में जो सेकंड वाला जो पर्टिकुलर वर्ड स्टार्ट हो रहा था, स्टूडेंट तो एक हो गया, उसके साथ ही जो नेम मैंने ऐड किया दैट इज योर कैमल केस। और एक उसके बाद एक स्नेक केस है, ठीक है, स्नेक केस, इसको क्या बोलते हैं, ये कैसा होता है, देखो स्नेक केस का जनरली अंडरस्कोर होता है, जैसे स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, ठीक है, समझ में आ गया, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। उसके बाद आता है पास्कल केस, पास्कल केस, जो हम नाम देते हैं ना, ये इस पर्टिकुलर जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। पास्कल केस, पास्कल केस में क्या होगा, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा स्टूडेंट नेम ना, STUDENT, स्टूडेंट, उसके बाद आप यहाँ पे नेम ऐसे दोगे, तो जो बिगिनिंग लेटर है हर एक पर्टिकुलर वर्ड का, मैंने 2 वर्ड को जॉइंट किया है, स्टूडेंट एंड नेम का, स्टूडेंट का S, नेम का जो बिगिनिंग लेटर है उसको कैपिटल देना है। तो इस तरीके से आप नाम दे सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। आपको ये माइंड में रखना है, जब भी आप कहीं पे भी अगर नाम देने का आइडिया आया कि क्या नाम दे, तो आपके दिमाग में ये हिट होना चाहिए। ये हिट नहीं होना चाहिए कितने शॉर्ट में लिख दूं, कितना जल्दी लिख दूं, ये कभी माइंड में ले मतलब आपका आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि कोड जो देखो आपका कोडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट्स नॉट इशू। इशू वहां पे होगा जब कोई आपका रिक्रूटर देखेगा आपका इंस्ट्रक्शन, वो देखेगा कि प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन हुआ है कि नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम कुछ सॉर्ट आउट होता है, कुछ नहीं होता है, नो प्रॉब्लम। वहां पे अगर वरीड हो गए, खत्म हो गया। अगर वहां पे आप एक थोड़ा सा काम एंड क्वाइट में जितना भी आप आ रहा है एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के थ्रू लिखोगे, वो हैप्पी हो जाएगा। क्योंकि उसको पता है कि हाँ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन इसके एक बंदे के पास दम है, पता है कि कोड के अंदर कैसे इंस्ट्रक्शंस लिखना है, क्या लिखना है, किस तरह का प्रेजेंट करना है, ये सारा चीज़। तो ये 3 केसेस को आपको याद रखना है। जब भी आप कोड में कहीं पे नाम देने का आया आइडिया, तो आपको इस तरह का लिखना है। तो यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ हेलो, सिंपल, ये जो पास्कल केस को फॉलो कर रहा हूँ हेलो,
ठीक है। अब अगर साइड में अगर लिखना चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड भी दे सकता हूँ, जो कि कैपिटल रहेगा W, नहीं तो आप अंडरस्कोर करके स्टूडेंट नेम का भी कर सकते हो, जो कि स्नेक केस है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड दिया हेलो, तो जो कि बिगनिंग लेटर था वो कैपिटल में रहेगा। जैसे यहाँ पे आप स्टूडेंट का देख सकते हो, बिगनिंग लेटर शुड बी द एस, क्लास का बिगनिंग लेटर। उसके बाद क्या है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ये लाइन, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो कर्ली ब्रैकेट, ये कभी भूलना मत, दिस इज द ब्लॉक। इसको क्या क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लॉक्स, दीज आर कॉल्ड ए ब्लॉक्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक्स बोलते हैं, ब्लॉक्स, ठीक है, ब्लॉक्स। तो एक है स्टार्टिंग ब्लॉक, बिगनिंग हुआ मतलब स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग ब्लॉक। एक इज ए एंड ब्लॉक, खत्म हुआ, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, दिस इज द स्टार्टिंग ब्लॉक, दिस इज द एंड ब्लॉक। उसके अंदर ही आपको लिखना है क्या, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। अभी एक एक करके समझते हैं। पहला है पब्लिक। पब्लिक क्या है, पब्लिक को हम बोलते हैं एक्सेस, एक्सेस मॉडिफायर। क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। सर ये क्या है, ये कौन सा पर्टिकुलर नाम है, एक्सेस मॉडिफायर क्या है। देखो मैंने जब स्टार्ट किया था यहाँ पे एक बोला था पैकेज, ये बोला था कि नहीं, आपका एक पैकेज होता है, ठीक है। जावा के अंदर आप जो भी कोड लिखोगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखोगे, आपको पैकेज के अंदर ही लिखना पड़ेगा, मैंडेटरी, ठीक है। आप जब इक्लिप्स यूज करोगे, ठीक है, इक्लिप्स के अंदर आप जो भी कोडिंग लिखोगे पैकेज के अंदर लिखोगे, ये मैंडेटरी है, आप इसको मतलब भूल नहीं सकते, ठीक है, पैकेज के अंदर लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे पैकेज का नाम दिया क्या, ए। इस ए पैकेज के अंदर मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्लास डिक्लेरेशन किया है, दैट इज ए हेलो। एंड इस क्लास के अंदर एक फंक्शन है, मेन फंक्शन। क्या फंक्शन है, मेन फंक्शन, ठीक है। एंड ये जो मेन फंक्शन है, आऊंगा अभी, अभी आप ये मत बताओ कि सर मेन फंक्शन क्या है, अभी मैं पब्लिक के बारे में बता रहा हूँ। एंड ये किसके अंदर है, जो क्लास के अंदर ये कैसे काम हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो पैकेज के अंदर जो पब्लिक है एंड ये जो डिक्लेरेशन हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो ये जो मेन फंक्शन देख रहे हो ना, इस पैकेज के अंदर है। अगर आपका इस पैकेज से मुझे इसको एग्जीक्यूशन करना है, किसी दूसरे पैकेज के साथ इंटरलिंक करना है, जैसे मेरा एक दूसरा पैकेज है, मान लो एक दूसरा पैकेज है, ठीक है, मेरा एक दूसरा पैकेज है, दैट इज कॉल्ड ए पैकेज बी, पैकेज बी, ठीक है, एक दूसरा पैकेज है। एंड इस पैकेज के अंदर मेरा एक दूसरा क्लास है, सपोज क्लास बी या क्लास सी और क्लास वेलकम, यहाँ पे हेलो है। एंड इस पैकेज के अंदर मेरा एक दूसरा क्लास है, मैंने लिख देता हूं यहाँ पे सिंपल ओनली समझने के लिए वेलकम, ठीक है। एंड इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ओनली सिंपल क्लास डिक्लेयर करके क्लोज कर दिया। अभी आप देखो, अगर मुझे पैकेज बी में पैकेज ए का जो क्लास है हेलो, उसको एक्सेस करना है, मतलब उस क्लास के अंदर जो फंक्शन है ना, मुझे उसको यूटिलाइज करना है, तो कैसे करूंगा। अगर आप एक्सेस मॉडिफायर नहीं डिक्लेरेशन करते हो, ये कभी भी एक्सेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड ये जो एक्सेस मॉडिफायर है, ये जनरली परमिशन देता है एक पर्टिकुलर पैकेज से निकल के एक दूसरे पैकेज के अंदर काम करना। एंड ये जो एक्सेस मॉडिफायर है, इसको हम जनरली परमिशन बोलते हैं। ये 4 तरीका का है, आगे पढ़ोगे, आपका जो कोडिंग के अंदर आप जब एंट्री करोगे स्टेप बाय स्टेप, वहां पे आपका आएगा एक्सेस मॉडिफायर्स का मतलब क्या है। अभी आप इतना याद रखो, ये परमिशन देता है एक पर्टिकुलर पैकेज से निकल के दूसरे पैकेज के अंदर जाना, या एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर ये जो जहां पे ये डिफाइन हुआ है उसी क्लास के किसी दूसरे क्लास के अंदर इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्योंकि एक पैकेज के अंदर हम जितने चाहे उतने क्लासेस रख सकते हैं, जितने चाहे। पैकेज ए के अंदर ऐसा नहीं कि हेलो होगा, वहां पे बहुत सारे होगा। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ, हेलो 2, हेलो 3, हेलो 4, हेलो 5, इस तरह के बहुत सारे क्लासेस है। आपको मैं तो यहाँ पे आपको करना क्या है, तो ये जो मल्टीपल क्लासेस एक पैकेज के अंदर हुआ, तो एक क्लासेस का, एक पर्टिकुलर क्लास का जो कोई भी एक फंक्शन आएगा दूसरे क्लास में इंप्लीमेंट होगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये होने के लिए आपको एक परमिशन देना पड़ेगा। किस टाइप का परमिशन, इस टाइप का जो पब्लिक लिखा है। तो यहाँ पे जो एक्सेस मॉडिफायर है, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, परमिशन। क्या बोलते हैं, परमिशन। एंड ये जो परमिशन आप दे रहे हो, ठीक है, ये जो आप परमिशन दे रहे हो, ये जो परमिशन कितने टाइप्स का है, याद रखो टाइप्स कितना है, याद रखो, मैं बताऊंगा आगे। अभी यहाँ पे जरूरत पड़ रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। पब्लिक आप तो ऑलरेडी जानते हो, पब्लिक, उसके बाद डिफॉल्ट,
उसके बाद आपका प्राइवेट, उसके बाद आपका आता है प्रोटेक्टेड। ठीक है, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, ये सारा चीज आइडिया हो गया। ये जो टाइप्स के हिसाब से आपका इतना आता है, परमिशन आपको लेना है तो समझ में आ गया ये क्या है, आइडिया हो गया। परमिशन अगर लेना है तो फाइन, ओके, हाँ ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, स्टैटिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक, स्टैटिक से पहले मैं आपको दो चीज बताऊंगा जो कि आप जेडीके अभी ऑलरेडी सब लोग इंस्टॉल कर दिए हो, कोई अभी इंस्टॉल नहीं किया, आने वाले टाइम पे हो जाएगा, नो टेंशन। तो जेडीके क्या है आपको पता है, जेडीके का फुल फॉर्म क्या है, जावा डेवलपमेंट किट। हाँ, जावा डेवलपमेंट किट। अगर जेडीके को आप अगर ओपन करते हो, ठीक है, जेडीके को अगर आप में थोड़ा एक्सपैंड करते हो, उसके अंदर एक्चुअली है क्या, जेडीके को अगर आप एक्सपांड करते हो उसके अंदर एक्चुअली आपको मिलेगा क्या, कोई जानता है? जेडीके को अगर हम एक्सपांड करते हैं तो उसके अंदर हमको मिलेगा क्या? ओके, नो आइडिया, वेरी गुड। ठीक है, देखो, तो जेडीके समझ लो ये आपका जेडीके है। ठीक है, आपने क्या किया, जैसे आपको अभी मैं दिखाया ना डेस्कटॉप के अंदर, मेरे सिस्टम के अंदर क्या जेडीके है, जैसे मेरे पास जेडीके क्या है 14.0। ठीक है, ये मेरा जेडीके है। ठीक है, तो इस जेडीके को जब आप इंस्टॉल करोगे इसके अंदर आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे आपको याद रखना है क्या क्या मिलेगा, हमेशा याद रखना। इसके अंदर मैं आपको और एक ब्लॉग बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, एक जेआरई वाला पार्ट होता है, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। ठीक है, जेडीके जब इंस्टॉल करोगे उसके अंदर आपको मिलेगा जेआरई, पहले अलग अलग करके आता था, अभी 2012 या 13 के बाद ये एक पर्टिकुलर पैकेज के अंदर आ रहा है, मतलब जेडीके अलग आता था, जेआरई अलग आता था, लेकिन अभी एक जगह पे आ रहा है, जेआरई। ठीक है, जेआरई, जेआरई, इसका मतलब क्या है, जावा रन टाइम एनवायरमेंट, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। ठीक है, जावा रन टाइम एनवायरमेंट, समझ में आ गया। उसको हम बोलते हैं क्या, जे आर ई। जेडीके क्या है, जावा डेवलपमेंट किट। जावा बनाने के लिए, एप्लीकेशंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जेडीके को इंस्टॉलेशन करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं जावा डेवलपमेंट किट। जेआरई क्या है, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। ये जनरली क्या करता है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखो, इसका यहाँ पे आपका एक स्ट्रक्चर आता है, इसको हम बोलते हैं जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। एंड ये क्यों मैं अभी बोल रहा हूँ, बिकॉज ये पर्टिकुलर चीज लिंक है, ये जो आपका स्टैटिक है ना, ये लिंक है, यहाँ पे है जेवीएम, उसके साइड में आपको मिलेगा दो जगह पे आपको यहाँ पे ही मिलेगा, एक है जार फाइल्स एंड अदर जावा रिलेटेड रनेबल फाइल्स और इम्प्लीमेंटेबल फाइल्स। ठीक है, ये जो देख रहे हो दिस इज कॉल्ड ए जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। मतलब जावा रन होने के लिए आपका सिस्टम के अंदर जेवीएम होना चाहिए। जो आप जेडीके इंस्टॉल करते हो ना, उसका मेन पर्सपेक्टिव क्या है जानते हो, इस जेवीएम। अगर आप जेडीके इंस्टॉल करते हो, वो तो सिस्टम एनाबल तो जावा को डिजाइन किया गया है, मतलब विंडोज के लिए चलने के लिए विंडोज के जेडीके, लाइनक्स के लिए चलने के लिए लाइनक्स का जेडीके, जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जेवीएम, ये जेवीएम क्या करता है, अगर आपका विंडोज के अंदर जेडीके जब इंस्टॉल हो जाता है तो यहाँ पे जो डॉट क्लास फाइल क्रिएट होता है उसको हम जनरली ट्रांसफर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं नेटवर्क के अंदर। तो जेवीएम क्या मतलब वाइटल रोल प्ले कर रहा है, आपका जो रैम है, रैम जानते हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या करता है, इस रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर जेवीएम अपना एक स्पेस ऑक्युपाई करता है। क्या करता है, एक स्पेस लेता है, कोई भी एक परसेंटेज का। आप म्यूट कर दो, जो चल रहा है ना म्यूट कर दो। ओके, तो जेवीएम क्या करता है ना, जनरली आपका रैम जो है, उस जो रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर एक, ओके, तो एक, तो वो जनरली एक स्पेस ऑक्युपाई करता है। ठीक है, वो जो स्पेस जनरली लेता है, वो स्पेस डिपेंड किसके ऊपर होता है, आपका इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। ये जो देखो कितने लाइन का इंस्ट्रक्शंस है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 लाइन का इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये जो 6 लाइन का इंस्ट्रक्शंस है, थोड़ा सा ये आपका अपना जो भी म्यूट कर दो, अपने साइड से म्यूट कर दो। ओके,
ये जो 6 लाइन का इंस्ट्रक्शन है इसका साइज पहले डिफाइन होता है। साइज मतलब मेमोरी साइज, कितना ये मेमोरी को ऑक्युपाई किया है। साइज मतलब हाउ मेनी बाइट्स, ये आइदर 10 बाइट्स का हो सकता है, ओके, और केबी का हो सकता है, 10 KB का हो सकता है। साइज जो यहाँ पे 10 KB का साइज है सपोज, तो जेवीएम क्या करेगा, उतने अमाउंट ऑफ स्पेस मेमोरी में कंज्यूम करेगा, उतने अमाउंट ऑफ स्पेस। उसके बाद क्या होगा, उस पर्टिकुलर स्पेस में आपका जो कि आपका जनरली रोल नंबर कितना, जो रोल नंबर अभी देख रहे हो लेफ्ट साइड में देखो, ये जो रोल नंबर है नेम है, अभी यहाँ पे तो ये सारा चीज नहीं है, लेकिन उसी पर्टिकुलर स्पेस के अंदर सारा प्रॉपर्टीज एवरीथिंग वो हैंडल करेगा, ठीक है। उसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर ये सारा चीज हैंडल करेगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो 2 सेक्शंस में बनाया हूँ, इसको हम जनरली डॉट जार फाइल्स बोलते हैं। जार फाइल्स ये क्या होता है, ये जनरल जावा फाइल्स होते हैं जो कि कोर मॉड्यूल्स होते हैं जावा का। जैसे आपने अभी देखो यहाँ पे मैंने लिखा हूँ सिस्टम आउट प्रिंटलन, ये काम क्या करता है, ये प्रिंट करने के लिए काम करता है। ये जनरली जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ मैसेज दिखाना है, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखाना है, किसको दिखाना है, कस्टमर को दिखाना है, या प्रोग्रामर अपने खुद देखना चाहता है कि भाई प्रिंट करके मुझे आउटपुट क्या मिला है, तो सिस्टम आउट प्रिंटलन का काम हुई है। तो ये जनरली ये जो बहुत इंटरनल प्रोग्राम्स एंड जो क्लासेस मॉड्यूल्स होते हैं, ये सारे क्लास फाइल्स के अंदर डिक्लेरेशन हुआ है, क्लास फाइल्स के अंदर। उसके साथ ही बाकी बहुत सारे रिलेटेड फाइल्स होते हैं, और बहुत सारे आप बोल सकते हो पैकेजेस और मॉड्यूल्स होते हैं, पैकेजेस और मॉड्यूल्स आप बोल सकते हो, मॉड्यूल्स, ठीक है, पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स। आइडिया हो गया। तो ये सारा चीज आपका जेडीके के अंदर आपको मिलता है। समझ में आ गया। तो अभी हम जो स्टैटिक यूज कर रहे हैं एंड वॉइड मेन यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, देखो पहले तो पब्लिक समझ में आ गया कि पब्लिक क्या है। वॉइड मेन का मतलब क्या है यहाँ पे समझ लो। मेन इज द फंक्शन। मेन क्या है, एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का मतलब होता है कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करना, कुछ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक कंबाइंड करना एक सिंगल ब्लॉक के अंदर। जैसे ब्लॉक क्या है, अभी देख रहे थे कर्ली ब्रैकेट, देख रहे हो कि नहीं, ये बिगिनिंग एंड एंड कर्ली ब्रैकेट। इस एंड बिगिनिंग कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस राइट डाउन करके रखे हो, तो इस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको मेन चाहिए। तो मेन इज द वाइटल फंक्शन। विदाउट मेन आप कोड रन नहीं कर सकते, कोई भी कोड और इंस्ट्रक्शंस रन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मेन के थ्रू ही कॉलिंग होता है, ठीक है, कॉल होता है। प्रोसेसर क्या करता है, मेन फंक्शन से ही कॉलिंग स्टार्ट करता है, वह इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करता है। तो मेन फंक्शन इज द वाइटल। एंड यहाँ पे वॉइड का मतलब है नो रिटर्न। वॉइड का मतलब क्या है, वॉइड का मतलब है नो रिटर्न, ठीक है, नो रिटर्न। ये फंक्शंस का पार्ट है। मैं जब फंक्शंस बताऊंगा वहां पे आपको पता चलेगा ये फंक्शंस का पार्ट है। अगर कोई सी प्लस प्लस पढ़ के आया उसको पता होगा जो कि फंक्शंस क्या है, कितने टाइप का फंक्शंस है। एंड मैं तो यहाँ पे एक अलग सा पार्ट है, मैं वहां पे बताऊंगा, क्योंकि वहां से ही ये सारा चीज आया है, सी प्लस प्लस से ये सारा चीज आया है। तो इसलिए अभी इतना याद रखो, फंक्शंस क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो कि मेन रोल प्ले करता है आपका एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए व इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो बिना फंक्शंस में हम काम तो नहीं कर सकते, क्योंकि फंक्शंस हमको हेल्प करता है एक बिगर प्रोग्राम व प्रोजेक्ट को स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। एंड दो तरीके के फंक्शंस आते हैं, एक लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जो आप बोल सकते हो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंट एल एन। प्रिंट एल एन क्या है, एक मेथड है। क्या हेल्प करता है, आपको एक मैसेज प्रिंट करने के लिए हेल्प करता है। एंड उसके बाद वो कर्सर नेक्स्ट लाइन को चला आता है। वो कर्सर किस लाइन पे आएगा, नेक्स्ट लाइन पे आएगा। कर्सर क्या है, आप जो पर्टिकुलर डाटा देखोगे जो स्क्रीन के ऊपर, वहां पे कर्सर ही हेल्प करता है प्रिंट करने के लिए, ठीक है। वो कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए प्रिंट एल एन। एंड आपका जो पर्टिकुलर मेथड है प्रिंट एल एन मेथड, ये जनरली प्री डिफाइंड है, ऑलरेडी डिफाइंड है। मैं डिफाइन नहीं किया, मैंने नहीं बनाया। एंड यहाँ पे आप जो मेन फंक्शन देख रहे हो, ये मेन फंक्शन के अंदर क्या लिखा जाएगा ये मैंने किया हूँ, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर क्या लिखना है ये मैं डिफाइन किया हूँ, लेकिन जो मेन का वर्ड है ना ये प्री डिफाइंड है। मेन लिखना है तो स्मॉल लेटर में लिखना है, ऐसे लिखना है, इससे बियॉन्ड आप लिख नहीं सकते। लिखना है तो ऐसे लिखना है। तो मेन क्या है आपको, तो वॉइड का मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नो रिटर्न, ओके, नो रिटर्न, नो रिटर्न।
एंड मेन का काम है, यहाँ पे जो मेन फंक्शन देख रहे हो ये जनरली आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। यहाँ पे मेन का मेन मोटिव है कोड एग्जीक्यूशन। ओके, कोड एग्जीक्यूशन, विदाउट मेन आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो पब्लिक वॉइड मेन को तो पता चल गया। उसके बाद क्या है, स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब क्या है, स्टैटिक का मेन मतलब है अगर मुझे विदाउट ऑब्जेक्ट इंप्लीमेंट करना है, मैंने आपको बिगिनिंग से बताया था बिना ऑब्जेक्ट में कोई भी क्लास काम ही नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे बिना ऑब्जेक्ट के वजह से, मतलब बिना ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर मुझे कुछ इंप्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूशन करना है, तो कैसे करें, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं थ्रू स्टैटिक। तो स्टैटिक के थ्रू हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो स्टैटिक क्या करता है, ये जनरली वॉइड मेन जो फंक्शन है ये प्रोसेसर के पास लेके जाता है। जो प्रोसेसर हमारा मेन एग्जीक्यूशन एरिया है, जब भी हम क्या करता है, जब कोड लोड होता है, आपका जो कोड लोड होगा, कोड लोड होने के बाद ये कैसे कॉल करेगा, प्रोसेसर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कहाँ से कॉल होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो क्रिएट नहीं करते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर हर एक मेन फंक्शन के लिए करेंगे तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक्स क्रिएट होता है कि मेमोरी ऑक्यूपेशन, अगर जितना ऑब्जेक्ट उतना मेमोरी रिजर्व। इस तरीके से क्या होगा, आपका पर्टिकुलर मेमोरी का जो स्पेस है ना, यूटिलाइजेशन प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ये प्रॉपर मेमोरी यूटिलाइजेशन के लिए यहाँ पे विदाउट ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के मदद से मेन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, विदाउट ऑब्जेक्ट के मदद से मेन फंक्शन को कॉल करें बाय हेल्प ऑफ द स्टैटिक। स्टैटिक क्या है, एक कीवर्ड है एंड ये जनरली डिफाइंड इसलिए किया जाता है ये मेमोरी में स्टोर हो पाए, मेमोरी में रजिस्टर हो पाए। एंड ये स्टैटिक को कॉल करने के लिए, बाई पर्टिकुलर मेन फंक्शन को कॉल करने के लिए बाई हेल्प ऑफ द स्टैटिक क्लास नेम का हेल्प लेते हैं। क्लास नेम यहाँ पे क्या है, हेलो। तो अगर मुझे मेन फंक्शन को कॉल करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा हेलो मेन, हेलो हेलो डॉट मेन। ठीक है, हेलो डॉट मेन। हेलो डॉट मेन के वजह से मुझे क्या हेल्प हो रहा है, मैं मेन फंक्शन को कॉल कर पा रहा हूं एंड प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूशन करेगा। ठीक है, एंड उस ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग्स आर्ग है, स्ट्रिंग्स आर्ग। यहाँ पे हम जो भी इनपुट करेंगे, कीबोर्ड से जो भी इनपुट करेंगे वो आरए फॉर्म में व ग्रुप ऑफ बिट्स के फॉर्म में ये जनरली इनपुट होगा एंड दैट इज काउंटेड एज ए स्ट्रिंग। ये जो ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हो, ये ब्रैकेट का काम क्या है, स्ट्रिंग्स आरए आर्गुमेंट, इसको बोलते हैं आरए ऑफ आर्गुमेंट। अगर मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो ये स्क्रीन के ऊपर तो प्रिंट हो जाएगा। अगर मुझे एडिशन ऑफ 2 नंबर करना है तो एडिशन ऑफ 2 नंबर जब आप करोगे तो 25, सपोज मैंने दो डाटा दिया 25 एंड 5 तो 30 हो रहा है। तो 25 एंड 5 जब आप कीबोर्ड से इनपुट करोगे, ये जो स्ट्रिंग आरए ऑफ आर्गुमेंट्स हैं ये एक्सेप्ट करेंगे कि यहाँ पे जो डाटा यूजर से आ रहा है, प्रोग्रामर से आ रहा है, ये एक्सेप्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ आरए एंड उसके बाद हम डाटा के अंदर उसको स्टोर करके प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो आरए ऑफ आर्गुमेंट का मतलब है जो यूजर इनपुट कर रहा है वो दैट इज द एक्सेप्टेड एज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब है कैरेक्टर्स। तो स्ट्रिंग यहाँ पे जनरली कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। कैरेक्टर्स का मतलब यहाँ पे अल्फाबेट्स हो सकता है, लेकिन हमेशा याद रखना जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डबल कोट के अंदर होते हैं। किसके अंदर, डबल कोट। ओके, इसके अंदर आप एक से ज्यादा कैरेक्टर, कोई एक से ज्यादा कैरेक्टर आप देते हो, दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग बोला जाता है तो इसको मतलब है यहाँ पे आप कैरेक्टर्स एक से ज्यादा दे रहे हो। ठीक है, आइडिया हो गया, समझ में आ गया। तो ये था आपका स्ट्रिंग सारे आर्गुमेंट। उसके बाद तो आपको पता है सिस्टम आउट प्रिंटलन में क्या होगा। प्रिंटलन में आपका मेथड है, ये जनरली प्रिंट करेगा एंड ये मेथड कहाँ से आया, आउट ऑब्जेक्ट से। आउट ऑब्जेक्ट क्या है, आउट जनरली अगर आपको कंसोल व स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करना है, एक पर्टिकुलर आउट बोल के एक ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे, सिस्टम के अंदर। सिस्टम क्या है, एक क्लास है। वो क्लास कहाँ से क्रिएट होता है, ये ऑब्जेक्ट क्लास है, ये पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट से आता है, सिस्टम क्लास। और सिस्टम क्लास को अगर हम यूटिलाइज करते हैं तो आउट क्रिएट होता है। आउट का मतलब है अगर मुझे डिस्प्ले करना है कंसोल में तो आउट एज ए स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब क्या है, याद रखो मैं जो बीच बीच में बोलता हूँ स्ट्रीम, इसका मतलब क्या है, इज ए कलेक्शन ऑफ बिट्स। जो मैं बोलता हूँ ना स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब है कलेक्शन ऑफ बिट्स, कलेक्शन ऑफ बिट्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ बिट्स।
कलेक्शन ऑफ बिट्स। उसके बाद क्या है, उसके बाद प्रिंटलन, आउट ऑब्जेक्ट के अंदर प्रिंटलन इज ए मेथड, एंड उस मेथड के अंदर मैं डबल कोट के अंदर लिखा हूँ एज ए स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। क्या लिखा हूँ, हेलो वर्ल्ड। तो मुझे ये क्या प्रिंट करेगा कंसोल में, ये मुझे ऑन द कंसोल, कंसोल जहाँ पे मैं आउटपुट देखूंगा, कंसोल में मुझे ये क्या प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल, तो कंसोल में मुझे ये क्या प्रिंट करके देगा, कंसोल ये मुझे प्रिंट करके देगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देगा। कैसे देगा, मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे दे रहा है। ओके, समझ में आ गया। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लो, मैं तो रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ, आप जब भी प्रॉब्लम होगा आप वो रिकॉर्डिंग को रन करके फिर से 2-3 बार देख सुन लो, एंड इंटरनेट में भी पढ़ो, मैं नोट दे दूंगा, नोट्स में दे दूंगा, उसका टेंशन मत लो। लेकिन इंटरनेट में भी रिसर्च करो कि क्या है स्टैटिक क्या है, और डीपली जितना एनालिसिस करना चाहते हो कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, 2 मिनट, अब उसके अंदर ये सारा चीज़ रिकॉल करो। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम कोड रन करेंगे, मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ, आपको मैं ग्रुप में दे दूंगा। ठीक है, ओके, हो गया। अभी हम कोड के कैसे रन करेंगे, जावा को कैसे रन करेंगे, मैं आपको पहले दिखाऊंगा ट्रेडिशनल वे में, जो आज के डेट में नहीं यूज हो रहा है। ठीक है, कुछ कॉलेजेस एंड पढ़ाते हैं उस तरीके से, लेकिन एक्चुअली उस तरीके से कोई यूज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि जावा में अगर उस तरीके से पहले करते थे 2005 या 2000, मतलब आज से 20 साल पहले उस तरह का काम होता था। ठीक है, लेकिन वो ट्रेडिशन ऐसे सिलेबस के अंदर डाल के रखे हैं, अभी तक उसको मतलब छोड़ नहीं पाए। ठीक है, तो कैसे करते हैं जनरली, जो फॉर्मल वे में आपको करना क्या है, एक पर्टिकुलर नोटपैड क्रिएट करना है। ठीक है, एक नोटपैड आपका जो कंप्यूटर के अंदर नोटपैड, जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया कोई भी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर नोटपैड के अंदर मैं क्या करूँगा, टाइप करूँगा क्लास हेलो, क्लास, सॉरी, क्लास आपका नेम स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ठीक है, क्लास इज द कीवर्ड, तो ये जनरली स्मॉल लेटर में होगा। उसके बाद क्लास का नाम जो बिगिनिंग लेटर आपका कैपिटल होगा। ठीक है, उसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट दे दिया। ओके, इसके अंदर पब्लिक, सब कुछ स्मॉल लेटर में होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्योंकि केस सेंसिटिव है। ठीक है, केस सेंसिटिव का मतलब क्या है,
ना अगर आपका जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो चेंज कर सकते हो दैट इज केस इनसेंसिटिव। जैसे नाम हो गया, क्लास का नाम है, केस इनसेंसिटिव। अगर वेरिएबल का नाम हो गया, प्रॉपर्टी का नाम हो गया, जो क्लास का प्रॉपर्टीज है उसका नाम हो गया, दीज आर कॉल्ड केस इनसेंसिटिव, क्योंकि इसमें हमारे के ऊपर डिपेंड करता है हम किस तरीके का नाम देंगे। केस सेंसिटिव किसको बोलते हैं? जो ऑलरेडी डिफाइंड, जैसे क्लास हो गया, क्लास को मैं कैपिटल लेटर में बिगनिंग नहीं कर सकता, ब्लॉक लेटर में स्टार्ट नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में अभी लिख रहा हूँ, यहाँ पे वॉइड को मैं बिगनिंग में नहीं लिख, मतलब कैपिटल फॉर्म में नहीं लिख सकता, तो ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। तो उसके बाद स्ट्रिंग, हाँ अभी स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एक पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करता है, अभी बताया था। एंड ये कैरेक्टर अरे इसको बोलते हैं, कैरेक्टर अरे। एंड आर्क्स, आर्गुमेंट्स, ब्रैकेट, एंड हुआ। एंड इसके अंदर हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। तो इसके अंदर हमको लिखना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हो गया। तो इसको हम सेव करेंगे, तो सेव कहाँ पे करेंगे? मैं एक डी ड्राइव में सेव करूँगा, मेरे यहाँ पे जो भी ड्राइव है उसके अंदर सेव करूँगा। तो मैंने डी ड्राइव में यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं सेव करूँगा, क्या? इसका नाम दे देता हूँ हेलो। आप क्लास के नाम पे सेव कर सकते हो, नहीं तो कोई डिफरेंट नाम पे सेव कर सकते हो, नो इशू। लेकिन यहाँ पे आपको इसको सेव करना है डॉट जावा के अंदर। तो डॉट जावा के अंदर सेव करने के लिए आपको नीचे सेव एज ए टाइप के अंदर ऑल फाइल्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके ऑल फाइल्स का मतलब है कोई भी टाइप का फाइल यहाँ पे आप सेव कर सकते हो, अगर सिलेक्शन प्रोसीजर सेव एज ए टाइप हुआ है तो। अगर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट जो फाइल का जो सेविंग करने का जो फॉर्मेट है, जैसे ये टेक्स्ट फाइल था तो ये बोलेगा सेव हेलो डॉट टी एक्स टी। हेलो डॉट टी एक्स टी क्या मतलब है? बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फाइल को सेव करने का एक्सटेंशन नेम, जैसे हमारा सरनेम होता है, इस तरह का फाइल को सेव करने का एक सरनेम होता है। तो डॉट टी एक्स टी इसका सरनेम है और जो टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट में है, लेकिन हम इसको जावा के फॉर्मेट में स्टोर करेंगे, डॉट जावा। तो यहाँ पे डी ड्राइव में डॉट जावा के फॉर्म में ये सेव हो गया। अभी क्या करना है, इसको हम नीचे जाएंगे, मिनिमाइज कर देंगे, एंड यहाँ पे मैं CMD ओपन करूंगा। क्या ओपन करूंगा? CMD, दैट इज कॉल्ड ए कमांड प्रॉम्प्ट। मैंने यहाँ पे CMD ओपन कर दिया, ठीक है। मुझे कहाँ पे ट्रैवल करना है? डी ड्राइव को। डी ड्राइव को ट्रैवल करने के लिए करना क्या है? डी कॉलोन करना है। क्या करना है? डी कॉलोन। तो डी कॉलोन के अंदर मुझे यहाँ पे क्या टाइप करना है, जो कि उस पर्टिकुलर फाइल को देखने के लिए, तो यहाँ पे आपको लिखना है जावा, हाँ जावा सी। जावा सी का मतलब है कंपाइल करना, तो हेलो डॉट जावा, ओके, हो गया। जावा सी हेलो डॉट जावा, जो कि ये कंपाइल्ड करेगा। अगर सब कुछ सही रहा तो ठीक है, सक्सेस। यहाँ पे कुछ मैसेज नहीं दिखाएगा, नेक्स्ट कमांड एंट्री करने का आपको अलाउ करेगा। जावा, देन यहाँ पे कंपाइल होने के बाद रन करना है, जावा क्लास का नाम, ऊपर जो लिखा फाइल का नाम, ऊपर जो मैंने लिखा कंपाइल करने का फाइल का नाम था, अभी मैं यहाँ पे जो लिखूंगा ये क्लास का नाम है। ये किसका नाम है? क्लास का नाम है, क्लास हेलो। तो उस इतना लिख के मैं एंटर करूंगा, अगर सब कुछ सही रहा मुझे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। तो ये था कैसे कमांड प्रॉम्प्ट में करना। मैं और एक कोडिंग करूंगा, एडिशन ऑफ टू नंबर, दो नंबर को ऐड करना, ठीक है, इसी फॉर्म में। देखो कैसे करते हैं। तो मैं इसको मिनिमाइज फिर से करता हूँ, एंड यहाँ पे तो ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, इसको मैं एडिट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हेलो था, वही हेलो रहेगा, मैं कोई चेंजेस नहीं करूंगा। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, दो वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, दो वेरिएबल्स जो कि उनका डाटा एक्सेप्ट करने का टाइप होगा एज ए इंटीजर। इंटीजर का मतलब है होल नंबर एक्सेप्ट करेगा। क्या एक्सेप्ट करेगा? होल नंबर। होल नंबर जैसे 2, 5, 6, 7, -20, -30, 40, ये सब कुछ होल नंबर है, ठीक है। नो फ्रैक्शनल पार्ट, अगर नो फ्रैक्शनल पार्ट है तो ये जनरली होल नंबर को आइडेंटिफाई बाय डिफाइन करता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे डिक्लेयर? इंट ए, ठीक है, कॉमा बी, इंट ए कॉमा बी, मैंने दो डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने कोई इनपुट नहीं ले रहा हूँ, कीबोर्ड से इनपुट नहीं ले रहा हूँ, आगे लूंगा। अभी तो आप सिंपल समझो, मैंने तो डिक्लेयर कर दिया। अभी मैं इनिशियलाइज करूंगा। क्या करूंगा? इनिशियलाइज। कैसे करेंगे? ए इक्वल टू, सपोज मैंने दे दिया 34 एंड बी इक्वल टू दे दिया इक्वल टू 43, हो गया 34 एंड 43।
मैंने डिक्लेयर कर दिया उसके अंदर मेन फंक्शन के अंदर एंड उनको इनिशियलाइज भी कर दिया। अभी क्या करना है, अभी फिर से एक अनदर वेरिएबल डिक्लेयर करना है दैट इज ए सी। तो मैं यहाँ पे ही सी डिक्लेरेशन कर देता हूँ ऊपर। सी क्या है, सी इज द सम और रिजल्ट। अब इसको रिजल्ट लिखो, रिजल्ट रिजल्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे लिखना है रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल टू RESULT, रिजल्ट इक्वल टू AB, ओके हो गया। अभी उसके बाद प्रिंट करना है, रिजल्ट तो आपने निकाल दिया, तो ये तो प्रोसेसिंग में चला गया एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन के बाद आपको लिखना है यहाँ पे system.out.println, ठीक है। एंड इसके अंदर मुझे यहाँ पे लिखना है रिजल्ट या सम, जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, रिजल्ट कॉलन कर्ली ब्रैकेट एंड देन प्लस साइन देना है। अगर मुझे स्ट्रिंग के साथ, जैसे हेलो वर्ल्ड था, हेलो वर्ल्ड के साथ मुझे डाटा को प्रिंट करना है, डाटा, तो रिजल्ट आपका क्या है, डाटा है, ठीक है। प्रोसेस्ड होने के बाद जो रियल डाटा मुझे मिला, आपको पता चला दैट इज इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपके लिए तो वो इंफॉर्मेशन है, कंप्यूटर के लिए अभी भी वो डाटा है, ठीक है। आपके लिए इंफॉर्मेशन है, मैं 2 नंबर को ऐड किया, मुझे रिजल्ट मिल गया इतना, तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन मिल गया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, एडिशन कर दिए, हो गया। लेकिन कंप्यूटर अभी वो डाटा को तो कहीं पे स्टोर करने के बाद तो दिखाएगा, तो जो कंसोल में दिखाएगा रिजल्ट के थ्रू दिखाएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है आपका, जो पहले रहा कौन सा, जो फॉर्मल प्रिंट करेगा रिजल्ट कॉलम, उसके बाद उसका इन्फो, ठीक है, हो गया। उसी हेलो पर्टिकुलर जावा में सेव हुआ है, हेलो डॉट जावा के अंदर। मुझे कुछ नहीं करना है, इसको इधर मिनिमाइज कर दो, फिर से कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ एंड इसको भी मैं क्लोज करता हूँ, क्लोज कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे पहुंचा, फिर से मैं क्या करूंगा, उस कमांड को टाइप करूंगा कंपाइलेशन स्टेज में। अगर कुछ इशू है, एरर आएगा तो दिखाएगा यहाँ पे आपका ये पर्टिकुलर लाइन पे एरर है, ठीक है। जैसे देखो, अगर एरर है ये मुझे दिखाएगा, नहीं एरर नहीं है, तो अभी करना क्या है, अभी जो नीचे वाला हेलो जावा डॉट हेलो, ठीक है, जावा स्पेस हेलो, तो यहाँ पे इसको रन करो, देखो ये हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है, तो मतलब वो फाइल मुझे लग रहा है सेव नहीं हुआ। हाँ, इसको किसी दूसरे में सेव करो क्योंकि न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, तो सेव एज करो। इसको addition.java में हम सेव करते हैं, ठीक है। किसमें सेव करेंगे, addition.java एंड उसी डी ड्राइव के अंदर, ठीक है। ऑल फाइल्स एडिशन, सॉरी जस्ट ए मिनट, addition.java, ठीक है। फाइल नेम सेव हो गया। अभी मैं सेव कर देता हूँ उसी डी ड्राइव के अंदर। देखो यहाँ पे 2 फाइल क्रिएट हुआ है, एक जावा फाइल हेलो के अंदर, एक क्लास फाइल। मैं लेके जाऊंगा वहाँ पे, अभी एडिशन कर कंप्लीट कर दो, लेके जाऊंगा। हो गया, addition.java सेव हो गया डी ड्राइव के अंदर। तो चलो अभी क्या करना है, यहाँ पे हमको फाइल का नाम देना है जावा सी एंड यहाँ पे लिखना है एडिशन, ठीक है। अगर सब कुछ सही रहा, ठीक है, फाइल तो नाम ठीक हो गया, सब कुछ उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखा है सही है। लेकिन अभी क्लास का नाम क्या है बता सकते हो, क्लास का नाम यहाँ पे क्या था, हेलो, ठीक है। हाँ, क्लास का नाम यहाँ पे हेलो है, क्लास का नाम मैंने चेंज नहीं किया था। हाँ, तो अभी क्लास का नाम है हेलो, इसको भी एंटर करो, दिखा दिया 77, देखो 77 है कि नहीं, रिजल्ट दिखाया कॉलम, उसके बाद 77, वो डाटा आपको शो किया स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो अभी देखो जब कंपाइलेशन हो गया, तो अभी मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे ध्यान से सुनो। अगर मैं डी ड्राइव में जाता हूँ, यहाँ पे नीचे आ जाओगे, यहाँ पे आप देखो एक हेलो है एंड एक हेलो डॉट जावा भी है। हाँ, तो ये जनरली क्या हुआ, ये जो क्लास फाइल है, ये जावा फाइल क्या है, ये जावा फाइल जो आपका सोर्स कोड लिख रहे हो, ठीक है। आफ्टर कंपाइलेशन ये क्रिएट हुआ डॉट क्लास फाइल, एंड ये जो डॉट क्लास फाइल है, अगर इस क्लास फाइल को आप कोई भी प्लेटफॉर्म में लेके, यूनिक्स के अंदर, लाइनक्स के अंदर, विंडोज के अंदर, विंडोज में तो चल रहा है, अगर आपका मैक सेंटर्स के अंदर आप लेके जाओ, कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म में लेके जाओगे, अगर वहाँ पे जावा इंस्टॉल्ड है, ये आपका आउटपुट शो करेगा, जो कि C++ में ये काम नहीं हो पाता था, इंडिपेंडेंट नहीं थे, वो डिपेंडेंट थे। प्लेटफॉर्म के हिसाब से ही आपका ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होता था। ये ऑब्जेक्ट फाइल नहीं है, ये जो डॉट क्लास फाइल है, ये इट इज ए कलेक्शन ऑफ अ सेट ऑफ बाइट कोड, इट इज ए सेट ऑफ बाइट कोड
एंड बाइट कोड का मतलब है 1 बाइट 8 बिट्स। मतलब ये जनरली एक स्ट्रीम ऑफ बाइट्स है, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। ठीक है, स्ट्रीम का तो मतलब समझ में आ गया होगा, ये जो नंबर ऑफ बिट्स जो कलेक्ट करते हैं उसको हम जनरली स्ट्रीम्स ऑफ बाइट बोलते हैं। एंड ये जनरली बाइट डॉट क्लास इज कलेक्शन ऑफ बाइट कोड। ओके, कलेक्शन ऑफ बाइट कोड एंड ईच बाइट इट कंटेन्स 8 बिट्स ऑफ 1 बाइट कितना है 8 बिट्स है। तो इस तरीके से ये डिजाइन हुआ है वो क्लास फाइल। एंड इसका भी आप देख सकते हो राइट साइड में क्लास फाइल लिखेगा एंड इसका साइज भी देखो 1 KB 1 किलोबाइट। ओके, दिखा रहा है कि नहीं। एंड जावा फाइल की साइज जितना है उतना वो दिखा रहा है। जावा फाइल का साइज भी 1 KB है, ये 1 KB दिखाएगा। एंड जो एडिशन वाला फाइल है अभी वो दिखाएगा। मैं पहले ये फाइल को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, बस अभी इसको थोड़ा सा फिर से बैक जाते हैं, रिफ्रेश होके आएगा। दिखा रहा है, जावा दिखा रहा है, ओ पर्टिकुलर फाइल। अभी ऐसा करते हैं, क्लोज करते हैं। तो रिफ्रेश होने में टाइम लगता है। अगर ये इक्लिप्स और किसी में करते तो ये हो जाता अभी तक। ओके, क्योंकि ये नहीं दिखा रहा बिकॉज हमारा ये जो कंपाइलेशन स्टेज में ये जावा फाइल था, लेकिन हम हेलो के अंदर ये पूरा रन करके देख लिए थे। तो अभी ये जो हेलो क्लास फाइल है इसके अंदर आप देख सकते हो, वही मुझे लग रहा है वो चीज़ यहाँ पे होगा जो एडिशन अभी हमने किए थे। ठीक है, लेकिन क्लास नाम चेंज कर दो, अच्छा रहेगा, क्योंकि एक क्लास नाम पे 2 पर्टिकुलर फाइल्स को अगर रन कर रहे हो तो दिक्कत है। जैसे अभी आपका दिक्कत हो रहा है वो दिखाना। ठीक है, कौन सा पर्टिकुलर क्लास फाइल क्रिएट हुआ है, हेलो का क्रिएट हुआ है या एडिशन का क्रिएट हुआ है। क्योंकि मैंने क्लास नेम चेंज नहीं किया था ना, क्या था, वही हेलो था। हाँ वही वही, हाँ जब भी आप करोगे 2 क्लास में करना। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखा रहा था इस वजह से। ठीक है, आपको एग्जाम्पल दिखा रहा था इस वजह से। हाँ हेलो, हाँ हाँ 5 मिनट ही आई थी वहाँ, 5 मिनट भी तो आ रहे। ओके, समझ में आ गया। अभी चलो इक्लिप्स के अंदर हम कैसे करते हैं। ठीक है, इक्लिप्स के अंदर क्या करना है। तो जिनका जेडीके इंस्टॉल नहीं हुआ है टेंशन मत लेना। ठीक है, मैं डायरेक्टली आज डाउनलोड करके आपको फाइल सेंड कर दूंगा। तो आपको डायरेक्टली फाइल डाउनलोड करना है, नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल करना है, सिंपल। उसके बाद इंटरनेट से जाना है, इक्लिप्स को डाउनलोड करना है। इक्लिप्स जब डाउनलोड करोगे आपको पर्टिकुलर विंडो देगा, उस विंडो के अंदर आपको बताएगा कि कहाँ पे आप इक्लिप्स फाइल सेव करोगे। ठीक है, फॉर्मल फॉर्म में मैं बोल रहा हूँ, फॉर्मल फॉर्म में जैसे सॉफ्टवेयर हम जनरली जहाँ पे स्टोर करते हैं इंस्टॉल करते हैं, वो हमको बोलता है ना कि आप कौन से ड्राइव में सेव करोगे। उसी तरह इक्लिप्स पहले बोलेगा कि कहाँ पे आपको फाइल सब कुछ सेव करना है। जहाँ पे फाइल सेव करोगे उस इक्लिप्स फोल्डर के अंदर सारा इक्लिप्स का आपका अपना मतलब इक्लिप्स का सारा जो फाइल्स है, इंपॉर्टेंट फाइल सेव होगा। तो इक्लिप्स कभी इंस्टॉल्ड नहीं होता है। इक्लिप्स जनरली इंटरनेट से सारा फाइल्स को डाउनलोड करके एक जगह पे स्टोर करता है। कोई भी एक ड्राइव के अंदर सारा फाइल स्टोर हो जाता है। उसके अंदर आपको एक आइकॉन मिलेगा जस्ट लाइक दिस, आप नीचे बॉटम पे देख सकते हो, इस तरह का एक आइकॉन मिलेगा। उस आइकन को क्लिक करोगे, अगर आपका जेडीके का पाथ सेटिंग सही हुआ है, जेडीके पाथ आपका सही हुआ है, अब तब जाके क्या होगा वो आपको दिखाएगा। जैसे मेरा अभी जावा रन हो रहा था, तो अगर आप जावा लिखोगे वो वर्जन के साथ सब कुछ दिखाएगा। तो अगर आपका जेडीके का पाथ सेटिंग सही है तो ठीक है, अगर जेडीके का पाथ सेटिंग सही नहीं है तो आपका दिक्कत हो सकता है। पाथ सेटिंग क्या है मैं फिर से दिखा देता हूँ। पाथ सेटिंग एक्चुअली है क्या, दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा विंडो खुलेगा। ठीक है, ये ब्लू स्क्रीन खुलता है जनरली। तो यहाँ पे आप लिखोगे एनवायरमेंटल, हाँ एनवायरमेंटल, ये जो एडिट द सिस्टम एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, इसको क्लिक करोगे। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप नहीं आते हो तो आप ये पे टाइप सर्च कर सकते हो। जो टाइप हियर टू सर्च लिखा है ना, एनवायरमेंटल लिखोगे ये भी दिखाएगा। देखो दिखा रहा है, दिखा रहा है कि नहीं, एडिट द सिस्टम वेरिएबल, इसको क्लिक करोगे भी तो ये ओपन होगा। तो ओपन तो हो चुका है अभी। अभी इसके अंदर एनवायरमेंटल वेरिएबल्स को क्लिक करो। इसको क्लिक करने के बाद आपका जो पाथ है कहाँ पे, यूजर वेरिएबल फॉर असूस, उसके अंदर आप इसको एडिट करो। इस एडिट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जेडीके है, देख रहे हो, दिस इज योर जेडीके। जो सी प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके 14.0.2 बी में आप एक वर्जन ऊपर काम कर रहे हो, दैट इज 15.0.2 में एक वर्जन नीचे बोल रहा हूँ। ठीक है, आप 16 ले सकते हो, 17 ले सकते हो, जो लेटेस्ट वाला है अभी 18 आया है। ठीक है, 17 18 का,
लेकिन जो लेटेस्ट वाले वर्जन हैं वो जनरली स्टेबल्ड नहीं होते हैं। स्टेबल्ड का मतलब है कुछ काम करेगा नहीं करेगा, कुछ नया फीचर्स आया है, क्या आया है, ये सारा चीज़। तो इससे अच्छा है थोड़ा लोअर वर्जन यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो जो चीज़ चाहिए सब कुछ अवेलेबल होता है, ठीक है। तो मैंने 14 को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे आपको एक न्यू क्रिएट करना है, आपको एक न्यू क्रिएट करना है, उसके अंदर कंट्रोल भी करके पेस्ट करना है। उसके बाद ओके ओके देन ओके, तीनों केसेस के। मेरा केस में कैंसिल, मुझे कोई सेव नहीं करना, मेरा ऑलरेडी सेटिंग है, ठीक है। कैंसिल हो गया, आपके केस में ओके ओके होगा। इसके बाद क्या करना है, इक्लिप्स को क्लिक करना है, ठीक है। क्या करना है, इक्लिप्स को क्लिक करना है। देखो इस तरह का आएगा, ठीक है। ये 2006 से आपका 21 या 2022 आएगा, 2022 आएगा। एंड उसके साथ ये जो 2006 से 2020 तक दिखा रहा है, ठीक है। 6 मतलब यहाँ पे जून के महीने में ये लॉन्च हुआ है, सॉरी जून है पहले, उसके बाद उसका जो ईयर है। आगे अभी आप अगर आपको ये इस तरह का विंडो दिखाया तो आप सोच लेना कि आपका सब कुछ सेटिंग सही है। अगर ये विंडो नहीं दिखाया, ये जो अभी आप मॉडल बॉक्स देख रहे हो, अगर ये नहीं दिखा रहा है तो आप सोच लेना कि आपका सेटिंग्स में कुछ इशू है, एरर दिखाएगा कि जेडीके आपका प्रॉपरली इंस्टॉल्ड नहीं हुआ है। तो इसको लॉन्च करो। ओके, ये लोड हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है लोड होने के लिए। ओके, ओपन हो गया। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपका एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, आपका एक हेलो वेलकम स्क्रीन आएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ वेलकम स्क्रीन। हेल्प में मुझे यहाँ पे दिखाएगा एक वेलकम स्क्रीन, कहाँ गया, यस। आप जब इक्लिप्स को लोड करोगे ये वेलकम स्क्रीन आएगा। देखो वेलकम स्क्रीन कैसे दिखाई देता है, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है ना कि क्या आएगा, कैसे कहाँ से स्टार्ट करना है। मेरा तो ओपन हो गया, गुड, एक साइमल्टेनियसली ओपन हो गया। अब देखो आपका स्क्रीन कैसे दिखाई देगा, देख रहे हो, दिस इज योर स्क्रीन। ये आपका स्क्रीन ओपन होगा इस तरह का, ठीक है। मतलब ये जो स्क्रीन देख रहे हो दिस इज योर वेलकम स्क्रीन। हाँ, ये इस तरह का स्क्रीन आएगा, देख रहे हो, दिस इज योर वेलकम स्क्रीन। एंड इस स्क्रीन के ऊपर ही आपका जनरली क्या होगा ना, ये जो आप देख पढ़ सकते हो, हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करना है, ट्यूटोरियल्स भी देगा, मतलब ये इक्लिप्स को कैसे यूज करना है, ये सारा चीज़, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो मुझे यहाँ पे तो ये चाहिए नहीं, मुझे आपको बताना था, इसलिए ये वेलकम स्क्रीन को मैं यहाँ से क्विट कर रहा हूँ। देख रहे हो कहाँ पे क्विट कर रहा हूँ, यहाँ पे, ओके। बस ये कोड होने के बाद ऑटोमेटिकली ये बाकी जो चीज़ है, मतलब जो पर्टिकुलर यूआई है, यूजर इंटरफेस, ये ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखो ऑटोमेटिकली इस तरह का आ जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो एक पैकेज एक्सप्लोरर है। अगर किसी का नहीं दिखा रहा है पैकेज एक्सप्लोरर, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट एंड पैकेजेस हम बनाते हैं, प्रोजेक्ट एंड पैकेजेस यहाँ पे बनाते हैं। तो विंडोज़ में जाओगे, विंडोज़ यार, हाँ विंडोज़ में जाओगे, अपीयरेंस के, सॉरी शो व्यू के अंदर यहाँ पे आपका होगा पैकेज एक्सप्लोरर। देख रहे हो मैं कहाँ पे क्या चीज़ दिखा रहा हूँ, हाँ। आपको विंडोज़ के अंदर जाना है, उसके अंदर शो व्यू, उसके अंदर पैकेज एक्सप्लोरर। ये काम क्या करेगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो, जो यूआई देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपका सारा पैकेजेस को क्रिएट करना। मैं अभी आपको पैकेज बता रहा था, पैकेज ए पैकेज बी करके। तो आप कोई भी अपना पैकेज ले सकते हो क्रिएट करने के लिए, कैसे करना है मैं बताऊंगा आगे। तो ये आपका पैकेज एक्सप्लोरर है, सारा पैकेज होल्ड करता है। तो मेरा तो ऑलरेडी है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा काम क्या 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 करना है, यहाँ पे न्यू क्रिएट करना है, एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। क्या करना है, जावा प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आपको देना है वेलकम थ्री,
बस ये हो गया। ये जो इन्फो लिखा है मॉड्यूल इन्फो, इसको रख सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका पैकेज, सॉरी आपका प्रोजेक्ट हो गया जो प्रोजेक्ट क्रिएट होता था। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको मैं बताया था क्या होगा, जेआरई देख रहे हो, जावा, हाँ जेआरई फाइल्स, जावा लाइब्रेरी फाइल, देखो यहाँ पे वर्जन भी दे दिया 14, जावा स्टैंडर्ड एडिशन 14। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, आप देखो कितने सारे आपका यहाँ पे जार फाइल, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन नहीं जेडीके के अंदर आता है। ठीक है, जेडीके के जब हम इंस्टॉल कर दोगे, इक्लिप्स क्या करता है ना, आपका जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, ये सारा जो आपका जार फाइल्स है, पैकेजेस है, ये ऑटोमेटिकली उस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कर देता है। इक्लिप्स के वजह से ये हो रहा है। अगर इक्लिप्स नहीं हाँ बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली वो ऐड कर देता है प्रोजेक्ट के अंदर। देखो हर एक प्रोजेक्ट के अंदर आपको जेआरई मिलेगा, हर एक प्रोजेक्ट के अंदर। देखो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, देखो जेआरई, कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे जेआरई मिलेगा। ओके, कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करो, हाँ जेआरई इज ए मैंडेटरी, क्योंकि विदाउट जेआरई आपका कोड रन तो नहीं करेगा, क्योंकि जेआरई के अंदर ही डिफाइन हुआ है आपका सारा क्लासेस, पैकेजेस, एवरीथिंग। जैसे आपने अभी, जैसे मैं आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा। ये देखो एक जार फाइल है, जार फाइल, थोड़ा सा रुको 2 सेकेंड दिखाता हूँ। देख रहे हो क्या लिखा है, जार, क्या लिखा है, जार, हाँ जावा आर्काइव फाइल। इसका मतलब क्या है, हम जो क्लासेस बनाते हैं, ठीक है, क्लास जो बनाते हैं, जो भी कोड लिखते हैं, वो तो 2 लाइन का कोड तो नहीं होता है, 100-200 लाइन का कोड होता है। एंड उसी 100-200 लाइन ऑफ कोड तो एक क्लास के अंदर होगा। आप मान लो एक पर्टिकुलर क्लास तो 5,000 लाइन का कोड है, एक दूसरा क्लास वो बना के रखें, उसमें 10,000 क्लास लाइन ऑफ कोड है। इस तरह का 100 क्लासेस है। ठीक है, 100 क्लासेस किसके अंदर है, एक पैकेज के अंदर है। उसको क्या करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं, मतलब स्क्वीज करते हैं उसको। जनरली जैसे आप जिप फाइल जानते हो, जिप फाइल, जेडआईपी, जिप फाइल का मतलब क्या है, उसको स्क्वीज करना, आपका साइज को रिड्यूस करना। तो जार फाइल के अंदर वैसे ही काम होता है, जितने सारे पैकेजेस और जितने सारे क्लासेस हैं, उसको स्क्वीज करके एक जगह पे मॉड्यूलेट करके रखे होते हैं। अगर आप फ्यूचर में प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करोगे कहीं पे, अगर सर्वर में या कहीं पे किसी दूसरे सिस्टम के अंदर, आपको जार फाइल के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का बात मैं बोल रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। इस पर्टिकुलर जार फाइल को खोलो, कोई भी एक जार फाइल को मैं खोलता हूँ, थोड़ा रुको, मैं खोलता हूँ एक जार फाइल, कोई भी एक जार फाइल जैसे जो आप समझ पाओगे। जैसे मैं इसको खोलता हूँ, जावा डॉक, देख रहे हो इसके अंदर क्या क्या है, ये पैकेजेस है, क्या क्या है, पैकेजेस। अभी आप बनाओगे, ये सारा चीज बनाओगे, इस एक पैकेज को खोलो, इसके अंदर क्लास फाइल्स है, देख रहे हो, आप क्लास फाइल बना रहे हो, आप अपने कोड के अंदर क्लास फाइल बना रहे हो। जावा के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन क्लास फाइल्स है, जो बना के रखा गया है। आपको करना क्या है, उस क्लास फाइल्स को यूटिलाइज करना है। क्या करना है, यूटिलाइज करना है। एंड जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो, इस क्लास फाइल को यूटिलाइज करके आप अपना कोड को डिफाइन कर रहे हो, कोड को एग्जीक्यूशन कर रहे हो। तो विदाउट ये क्लास फाइल्स आपका काम नहीं करेगा। तो मैं बता रहा था आपको कि क्लास फाइल्स आर इंपॉर्टेंट। तो जेडीके जब इंस्टॉल्ड होता है, तो उसके अंदर ये क्लास फाइल्स जनरली जनरेट होते हैं। तो जेडीके क्या है, ये जनरल जो सॉफ्टवेयर, जनरल जावा को जब बनाते हैं, जावा सॉफ्टवेयर को जब आपको एक सॉफ्टवेयर वर्जन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, बस सॉफ्टवेयर के फॉर्म में जब हम जावा को कन्वर्ट करते हैं, तो उसका नाम वो दे के रखे हैं जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। हमको जावा का अगर कोई एप्लीकेशन बनाना है, तो ये डेवलपमेंट किट को डाउनलोड करना पड़ेगा। क्यों, इसके अंदर आपको जेआरई मिलता है। तो जेआरई के अंदर क्या मिलता है, आपको पैकेजेस मिलता है, पैकेजेस के अंदर क्या मिलता है, आपको क्लासेस मिलता है। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज कर रहा हूं। अभी इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू करूंगा, तो यहां पे आप देखो पैकेज लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, पैकेज कॉम डॉट, मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो, मेरा पैकेज का नाम है हेलो डॉट जावा। ठीक है, हो गया। तो कॉम क्यों लिखते हैं, कॉम का मतलब है एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। कॉम यहाँ पे एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, बिगिनिंग में हेलो डॉट जावा लिखो, कोई इशू नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर्म फॉलो करो। कॉम, कॉम का मतलब है कमर्शियल। डॉट, डॉट के बाद आप जो पैकेज बना रहे हो, किस नाम पे का, किसका पैकेज, वो नाम दो। ठीक है, कौन सा पर्पज के लिए, कौन सा मोटिव के लिए। ओके,
ओके, हो गया com डॉट हेलो डॉट जावा। तो इसको राइट क्लिक करो, न्यू में जाओ, तो यहाँ पे आपका क्लास क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे मेरा क्लास का नाम क्या है, हेलो, जैसे मैंने अभी बताया था। एंड यहाँ पे ही आपको बता रहा है विच मेथड स्टॉप्स वुड यू लाइक टू क्रिएट, ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा बिकॉज ऑफ इक्लिप्स। ये आप ध्यान मत दो, इनिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ये क्या है, अब जब आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ोगे तब पता चलेगा। अब ये इसको छोड़ दो, ये चेक करना है। अगर आप ये चेक करना भूल गए तो खुद लिखना पड़ेगा, खुद लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या बताता हूँ। अभी मैंने ये चेक कर दिया, देखो क्या होता है। अगर मैं ये चेक करता हूँ, देखो क्या होता है, देखो ये ऑटो जनरेटेड हो गया, लिखा है ना ऑटो जनरेटेड मेथड स्टफ। हाँ, अगर खुद लिखना मतलब क्या है, देखो मैं एक दूसरा क्लास फाइल क्रिएट करता हूँ एडिशन के नाम पे, एडिशन, ठीक है। अभी यहां पे मैं चेक नहीं करूंगा, देखो क्या हुआ, दिखाया। तो आपका काम थोड़ा बढ़ गया, आपको खुद लिखना है पब्लिक स्टैटिक void main, अंदर आपको लिखना है स्ट्रिंग, उसके बाद आर्क्स, ठीक है, फाइन, हो गया। उसके बाद एडिशन लिखना है, पहले हेलो लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आते हैं। तो देखो हमको यहाँ पे करना क्या है, SYSOUT, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म, SYSOUT शॉर्ट फॉर्म, सिस्टम आउट प्रिंटलन का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, शॉर्ट में लिखना है। तो SYSOUT, तो उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार प्रिंट करना है। देखो कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार अगर आप करते हो ऑटोमेटिकली वो एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली एक्सपांड हो जाएगा। एंड इसके अंदर आप दे सकते हो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। एंड इसको सेव करो, रन करो। यहाँ पे ऊपर ये रन हेलो जावा, ये कर सकते हो, नहीं तो राइट क्लिक करके भी रन कर सकते हो। देखो ये जो कंसोल देख रहे हो नीचे लिखा है कंसोल, यहाँ पे दिखाएगा हेलो वर्ल्ड, टर्मिनल इसको हम बोलते हैं टर्मिनल। ये था हेलो वर्ल्ड का। अभी हम चलेंगे किसके अंदर, एडिशन के अंदर। चलो एडिशन के अंदर करना क्या है, इंट ए कॉमा बी कॉमा रिजल्ट, ठीक है। एंड इसको सेमीकोलन दे देते हैं, नीचे यहाँ पे लिखते हैं ए इक्वल टू 3 बी इक्वल टू 4, थोड़ा बड़ा ना डाटा देते हैं 34 43, ओके। अभी क्या लिखना है, रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी, हो गया। उसके बाद क्या करना है, सिस्टम, जैसे एस सीस आउट ऐसे लिखना है, सीस आउट कंट्रोल स्पेस बार, ओके, रिजल्ट कॉलम प्लस रिजल्ट, हो गया। अभी इसको रन करो, राइट क्लिक करके देखो कैसे करते हैं। राइट क्लिक यहाँ पे करोगे, राइट क्लिक, नीचे आओगे, रन आज, रन आज कौन सा, जावा एप्लीकेशन, हो गया। तो ये था कैसे जावा को रन करना थ्रू इक्लिप्स, कैसे जावा को रन करना थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट। जो आपने पहले जो ब्लैक स्क्रीन में देखा दैट इज कॉल्ड ए कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। एंड अभी आप जो देख रहे हो दिस इज कॉल्ड ए इक्लिप्स, इक्लिप्स के फॉर्म में है। तो आज आपका क्या पढ़ाया गया, आपको पहले बताया गया कि एक्चुअली क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन क्या है, एंड उसके बाद आप सिस्टम आउट प्रिंटलन क्या होता है, एंड उसके रिलेटेड हम उन्हें कैसे कोड कर सकते हैं, क्लास का नेमिंग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एंड उसको कैसे प्रिंट करके देख सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स कोड के अंदर जाएंगे और डीपली कि डाटा टाइप्स क्या है, आपका फॉर्मेट स्ट्रिंग्स जनरल तो यहाँ पे यूज नहीं होता है, डाटा टाइप्स क्या है, उसका रेंजेस क्या है, साइजेस क्या है, ऑपरेटर्स क्या क्या ऑपरेटर्स यहाँ पे हम यूज करते हैं, ठीक है। ऑपरेटर का मतलब है जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो इक्वल साइन, दूसरा है प्लस साइन, तो इक्वल साइन प्लस साइन का एक्चुअल काम क्या है, ये सारा चीज आप आगे पढ़ोगे। उसके बाद हम जाएंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स का मतलब यहाँ पे आपका क्या क्या टाइप का कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करते हैं, जैसे इफ एल्स, एल्स इफ, नेस्टेड इफ एल्स, स्विच केस, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, नेस्टेड फॉर, नेस्टेड वाइल, नेस्टेड डू वाइल। उसके बाद आपका ब्रेक स्टेटमेंट्स और जंप स्टेटमेंट्स हम उसको बोलते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू, एग्जिट, रिटर्न, दीज आर द जनरली जंप स्टेटमेंट्स, ओके। तो उसके बाद आपका आएगा उप्स कंसेप्ट, ठीक है। इस तरीके से आपका आगे बढ़ेगा।
समझ में आ गया? अगर कुछ भी डाउट है आप जाके आज पढ़ो, मैं रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा, मैडम को दे दूंगा, ठीक है? मैडम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है? मैं मैडम को दे दूंगा, सब आपको सेंड कर दूंगा, सब कुछ दे दूंगा मैडम को। हाँ, एंड जो डाउनलोड करने का जावा का जेडीके का वो सब कुछ मैडम को सेंड कर दूंगा, वो सबको आपको दे देंगे, ठीक है? अगर कुछ डाउट है नेक्स्ट क्लास में जो कल है, आप मुझे बोलिएगा कि हाँ ये डाउट है, ठीक है? ओके, तो मैं स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग।